हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर केशरी श्रीवास्तव और आज आप पढ़ रहे हैं फाइलम सिलेंटेटा। जैसा कि पिछले वीडियोस में आपने इसके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली हैं और बड़े बेसिक्स को आपने पढ़ लिया है, तो अब आपको आज फाइलम पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं महसूस होनी चाहिए। जैसा कि इसके पहले पिछला फाइलम हमने पॉरीफेरा डिस्कस किया था, तो अब फाइलम में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और ज़्यादा आपको परेशानी भी नहीं होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फाइलम सिलेंटेटा। तो जैसा कि नाम बता रहा सिलेंटेटा, सिलेंटेटा टर्म एक लैटिन टर्म से है सिलेंट्रॉन। इस सिलेंट्रॉन का मतलब होता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। आप यहाँ से इसे तोड़ दीजिए। गैस्ट्रो माने आप जानते हैं पेट, गैस्ट्रो माने हमारा पेट है, ठीक है। अच्छा, वैस्कुलर मतलब फ्लो करने वाला, यानी इसकी बॉडी के अंदर एक डाइजेस्टिव, यानी गैस्ट्रो मतलब पेट, पेट मतलब डाइजेशन, तो डाइजेशन कम सर्कुलेशन की कैविटी पाई जाएगी। यानी यहाँ डाइजेशन और सर्कुलेशन ये दोनों काम कराया जाता है, इसलिए हम इसे कह देते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या टेक्निकली सिलेंट्रॉन कह देते हैं। ये क्लासिफिकेशन के लिए पुराना शब्द है। अच्छा, अब हम आते हैं कि इसका नया नाम दिया गया है निडेरिया। सिलेंटेटा पुराना नाम है, नया नाम निडेरिया है। तो जो निडेरिया नाम दिया गया है उसके लिए बड़ी सीधी लाइन एनसीईआरटी लिखती है कि नेम निडेरिया का बेसिस ये है कि इसमें एक स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है जिससे हम नाम दे देते हैं नीडोसाइट। साइट पर सेल बहुत बार नाम आ चुका है, ठीक है। या हम इसी को कह देते हैं नीडोब्लास्ट सेल। बड़ा आसान सा नाम, हम इसे कह देते हैं स्टिंगिंग सेल। स्टिंगिंग माने होता है डंक मारना या चुभोना, ठीक है। तो इस सेल का काम डंक मारना या चुभोना, यानी इसके पास स्टिंग ऑपरेटर्स पाया जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि नुकीला होता है और चुभोया जा सकता है। जैसे आप एक पेन नुकीला देख रहे हैं, ठीक है। बाकी आप तो भावी डॉक्टर हैं, आपको हम क्या बताएं, जैसे इंजेक्शन नीडल होती है बिल्कुल उस तरह से नुकीला स्ट्रक्चर होता है जो चुभोने का काम करता है, इसलिए हम इसे स्टिंगिंग सेल कह देते हैं। या इसको हिंदी की किताब में जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़ के आ रहे हैं, दंश कोशिका कहा जाता है, बड़ा पॉपुलर सा नाम है, ठीक है। स्टिंगिंग सेल, नीडोसाइट, नीडोब्लास्ट, ये तीन नाम याद रखिएगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पर नाम निडेरिया दिया गया, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल हो रहा होगा कि सब सिलेंटेटा का मेंबर है और डंक क्यों मारता है, चुभोता क्यों है? जाहिर सी बात है, सवाल उठना लाजमी है, ठीक है। तो हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि दरअसल डंक इसलिए मारता है कि इसे अपने शिकार को पकड़ करके उससे मूर्छित करना होता है, ठीक है। और जब वो मूर्छित हो जाता है तो उसे खा लेता है। यानी सिलेंटेट्स कार्निवोरस होते हैं, शिकार पकड़ के खाते हैं ना, मार के खाते हैं, तो कार्निवोरस होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अभी फाइलम पॉरीफेरा से सिलेंटेटा आया तो ये कार्निवोरस हो गया। सोचिए एवोल्यूशन का हिसाब किताब, ठीक है। कार्निवोरस होते हैं। दूसरी बात यह है कि इससे और कई सारे बेनिफिट्स हैं जो कि एनसीईआरटी किताब में मेंशन्ड हैं। एंकरेज, जैसे कि सबटेटम पे अटैच होना, ठीक है। अपनी सुरक्षा करना, डिफेंस, अगर कोई एनिमल इस पर अटैक करने आता है तो उसके सामने ये डंक उस मार करके उसे चुभो देता है, उसे घायल कर देता है, वो डर के भाग जाता है कि तो बड़ा खतरनाक एनिमल है, ठीक है। डिफेंस की एक्टिविटी है, ठीक है। इसके अलावा ये लोकोमोशन में भी मदद करता है, हम आगे अभी थोड़ा ब्रीफ करेंगे। लोकोमोशन मदद करता है, उसके बहुत सारे काम हो गए। तीन बात एनसीईआरटी में लिखा गया है कि प्रे को कैप्चर करना, ठीक है। दूसरा एंकरेज मतलब कि सबटेटम पे अटैच करना, ठीक है। तीसरा डिफेंस है। तीन बात लिखा है, लेकिन लोकोमोशन में भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो आप ध्यान रखिएगा। तो हम एक काम इसमें बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। सिलेंट्रॉनिक गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी की बात आई, तो अभी हम इसको भी थोड़ा सा फिर टेकअप करेंगे। हालांकि हमने एनसीईआरटी की किताब में फिगर बना हुआ है इस तरह का एक नीडोसाइट सेल का, उससे हमने थोड़ा सा ब्रीफ किया है और डिस्कस किया, अभी हम बात करेंगे। पहले हम चलते हैं और शुरुआत से, जैसे कि इसका हैबिटेट क्या होगा, ठीक है। हर फाइलम पढ़ते समय पहली बात आपको हैबिटेट उसका ध्यान रखना है कि इसके एनिमल्स पाए कहाँ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा सब पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। पॉरीफेरा से एक सिमिलरिटी हुई, दूसरी सिमिलरिटी पॉरीफेरा से, ठीक है। कंपैरेटिव पढ़िए, पॉरीफेरा से एक सिमिलरिटी कि सब पानी में पाए जाते हैं। दूसरी सिमिलरिटी हुई कि ज़्यादातर मेरीन वाटर, वहाँ भी ज़्यादातर मेरीन वाटर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वह भी सिमिलरिटी की गर्म पानी की बात कही थी, ठीक है। हाँ, इसकी बात करें तो सेसाइल भी हो सकते हैं और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं।
सेसाइल कहने का मतलब किसी एक जगह अटैच हो, और फ्री स्विमिंग मतलब पानी में तैरते रहें, तो दोनों बातें यहाँ पॉसिबल हैं। ठीक है, तो हैबिटेट की बात हो गई, ध्यान रखना आपको, ऑल एक्वाटिक, मोस्टली मेरीन वाटर, सम फ्रेश वाटर, एग्जाम्पल एक याद रखिएगा हाइड्रा, अभी हम बात करेंगे। ठीक है, फ्रेश वाटर मेंबर का। ठीक है, और फ्री स्विमिंग होंगे या ससाइल होंगे। अब फ्री स्विमिंग ससाइल की बात पर भी अभी हम कुछ और बोलेंगे। दूसरी बात आती है सिमेट्री। आपको याद ही होगा कि सिमेट्री की बेस पर हमने क्लासिफिकेशन किया था ना, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल। तो रेडियल सिमेट्री यहाँ शुरू होती है तो सिमेट्री रेडियल हो जाएगी। तो दो बातें अच्छे से क्लियर हो गई कि हैबिटेट क्या, सिमेट्री क्या है। अच्छा, अब जो सिमेट्री है वो रेडियल है, कहीं कहीं कुछ एकाध एनिमल हैं इसमें जिससे बाई रेडियल है, बट वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो हम ज़्यादा आपसे जोर नहीं दे रहे हैं। जैसे कि सिलेंटेटा फाइलम का एक क्लास होता है एंथोजुआ, उसके मेंबर्स में बाईरेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो आपको बहुत ज़्यादा इस पर वेटेज नहीं देना है क्योंकि एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, अब और छोटी छोटी बातें हम यहाँ कवर करना चाहते हैं, जैसे कि इसमें टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, आप याद रखिएगा, कहा था ना, सेलुलर ग्रेड, टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। ठीक, अच्छा, डिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है, यानी एक एक्टोडर्म पाया जाएगा, एंडोडर्म पाया जाएगा, दोनों के बीच अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोग्लिया, तो डिप्लोब्लास्टिक बॉडी हो गई। ठीक है, और चूंकि अपर्चर एक ही है, वो जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का अपर्चर माउथ है इस साइड पे क्लोज है, तो हम इसे ब्लैंड सैक बॉडी प्लान कह देते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इसके जो हमने कवर कर लिए। अब हम इस पर थोड़ा और आगे इसकी गहराई में जाएंगे, तो इतनी चीज़ें हमने कवर कर ली। ठीक है, अब हम इसकी गहराई में चल रहे हैं, थोड़ा और कुछ बात करने चल रहे हैं। ठीक है, तो गहराई में और कुछ बात करने जब चलेंगे हम, तो हम पहला फीचर इसका लेना चाहते हैं डाइजेशन। कहा ही था कार्निवोरस। ठीक है, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री है, और हमने आपको ध्यान रखिएगा कि रेडियल सिमेट्री में एक बात जोर दे के बताई थी कि रेडियल सिमेट्री जनरली उन एनिमल्स में पाई जाती है जो सेसाइल होते हैं। ठीक है, यानी जिसमें लोकोमोशन की ज़्यादा बात नहीं है, उनमें रेडियल सिमेट्री होती है। हम थोड़ा आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि ये बुकलेट है, हमने मोड़ दिया, माउथ है, यानी माउथ यहाँ, बॉडी एक जगह अटैच है। ठीक है, तो माउथ यहाँ है, तो यहाँ माउथ जो होता है वो माउथ ऐसे कोन शेप स्ट्रक्चर के ऊपर होता है, ऐसे कोन शेप। ठीक है, उस कोन शेप स्ट्रक्चर को हाइपोस्टोम या ओरल कोन कह देते हैं। ठीक है सभी एनिमल्स में। हमने हाइड्रा का एक पिक्चर बना रखा है, क्योंकि इसके रिलेट करके समझाएंगे तो आपको समझ में बढ़िया आएगा। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी की किताब में आपके जो डायग्राम बना है वो एक अरुलिया का बना, दूसरा डेम्सिया का बना, दो फिगर बना है। अभी हम एनसीईआरटी का फिगर डिस्प्ले कर देंगे बोर्ड पर। ठीक है, तो पहले थोड़ा समझिए, बात आपको अच्छे समझना है, जरूरी है ये। ठीक है, फिर सुनिए, यहाँ माउथ है, तो माउथ जहाँ हो वैसे कोन शेप स्ट्रक्चर पे हो, यूँ ऐसे कोनिकल स्ट्रक्चर उसके ऊपर ये। ठीक है, तो इसे हाइपोस्टोम, आसान सा नाम, हाइपो माने नीचे, स्टोमा माने माउथ, तो माउथ के नीचे का स्ट्रक्चर। ठीक है, ओरल माने माउथ, और कोन शेप स्ट्रक्चर है, तो ये कोन तो है, ये देखो ये। ठीक, तो इसे ओरल कोन कह देते हैं, हाइपोस्टोम कह देते हैं। ठीक है, अब इसी अपर्चर से फूड आएगा। कहा था ना कि ये कुदरत ने इसको बहुत बहुत बुरी सजा दी है, ये अपर्चर एक है। ठीक है, एनसीईआरटी वाला वहाँ थोड़ा परहेज कर रहा था नाम कहने में, यहाँ उसने नाम कहा अपर्चर एक है, माउथ है, और इसी अपर्चर से फीसेस बॉडी से बाहर जाते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, पहले फूड आएगा तब तो खाने पचाने के बाद फीसेस की बात होगी। तो ऐसा अपर्चर एक है, हमने कहा भी था कि मजबूरी बने तो माउथ कह दीजिएगा, तो आज हमारी मजबूरी, हम माउथ कह रहे हैं, माउथ है, और फीसेस भी इस रास्ते बाहर निकालता है, मतलब ब्लैंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है, अब जो माउथ से फूड आएगा वो फूड इस कैविटी में आएगा जहाँ डाइजेशन और सर्कुलेशन का काम होगा, इसलिए इसे हमने कहा था गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो अब यहाँ जो फूड लाया जाएगा, उस फूड को लाने के लिए इसी सेल की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जैसा कि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि कैप्चरिंग ऑफ प्रे, प्रे को कैप्चर करना इसका काम है। तो प्रे को कैप्चर करना इसका काम है, तो न्यूटोब्लास्ट सेल, स्टिंगिंग सेल प्रे को कैप्चर करने का रोल करती है। तो ऐसे समझिए, यहाँ माउथ है। ठीक है, और ये दो हाथ हमारे, ऐसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास 6 से 10 हाथ हों,
तो वो टेंटेकल कहलाया जाएगा। ठीक है, ऐसे हालो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम टेंटेकल कहा करते हैं, जिसे हम नाम देते हैं टेंटेकल। तो यहाँ रेडियल सिमेट्री है, सेंसेशन तो चारों तरफ से रिसीव करेगा। ऐसे ऐसे जब ये भूखा रहता तो ऐसे ऐसे हाथ को लहराता रहता है। ठीक है, कि कोई शिकार, कोई हमारा फूड हमारे टच में आ जाए, बस हम उसको पकड़ के खा लें। तो ऐसे लहराता रहता है, और जब ऐसे लहराता रहता है तो उस पानी में तैरते हुए कई सारे फ्री लिविंग मेंबर्स हैं, फ्रीली स्विमिंग मेंबर्स हैं, वो इससे टकरा जाते हैं हाथ से। इसके हाथ मतलब टेंटेकल। ठीक है, हालो टेंटेकल्स होते हैं और उसको ऐसे लहराता है। ठीक है, और उन्हीं टेंटेकल्स पर खूब ज़्यादा संख्या में ये वाली सेल पाई जाती है, स्टिंगिंग सेल, नीडोब्लास्ट सेल, ये सेल पाई जाती है उसी पर खूब ज़्यादा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका नंबर मैक्सिमम यही है टेंटेकल्स पर, हाइपोस्टोम के चारों तरफ। वैसे तो बॉडी पर भी पाई जाती है, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है कि टेंटेकल्स एंड बॉडी, तो नंबर इसका ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए तो आप टेंटेकल कहिएगा। ठीक है, अच्छा, तो जब इससे टकराता है कोई फूड, मूविंग फूड इससे टकरा गया तो जो सेल है, इस सेल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि हमने सेल एक दिखाया है, एक अनडिस्चार्ज स्टेज। ये फिगर एनसीईआरटी का नहीं है, ये फिगर एनसीईआरटी का है। ठीक है, इसी को पहले का डायग्राम ये है, तो हमने पहले इससे बनाया है। ठीक, तो जैसा कि एक सेल है, तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुई। यूकैरियोटिक सेल सोचिएगा। ठीक है, तो उसमें एक ट्रिगर होता है उसके पास, उस ट्रिगर को हम नाम दे देते हैं नीडोसिल। नीडोसिल को ट्रिगर कह देते हैं। ठीक है, हम थोड़ा और रिलेट करना चाहते हैं। ठीक है, हाँ, एक बात ये हम कह दे रहे हैं कि डरिएगा नहीं, क्योंकि याद है ना, डर के आगे जीत है, इसलिए डरना नहीं। कुछ बना रहे उसको देख के डरिएगा नहीं। बस यही ट्रिगर है। ठीक, जब ट्रिगर ऑन किया था तो यहाँ से गोली निकलती है ना, बंदूक है, इसलिए हमने कहा डरिएगा नहीं। ठीक है, वो यही बात यहाँ भी है। ये नीडोसिल है, इसी को ट्रिगर कह देते हैं। तो जैसे ये हमारा हाथ टेंटेकल है, इसी पर नीडोब्लास्ट सेल्स हैं, और सभी जो नीडोब्लास्ट सेल्स हैं ये उसका ही ऐसा ट्रिगर है, एक का ट्रिगर ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये। और जैसे कोई मूविंग फूड इसी ट्रिगर को टच करता है, इसके कांटेक्ट में आता है, बस इस स्टिंगिंग सेल या नीडोब्लास्ट सेल को मैकेनिकल स्टिमुलस मिल गया। ठीक है, मैकेनिकल स्टिमुलस मिल गया। अब इस मैकेनिकल स्टिमुलस के बाद इस सेल के अंदर कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, जिस एंजाइमेटिक रिएक्शन के रिजल्ट में इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनेल है, जिसे हम नेमेटोसिस कह देते हैं। हाँ, हम बात एक याद दिलाना चाहते हैं कि बहुत कन्फ्यूजन रहता है, सुनिएगा ध्यान से, कि नीडोब्लास्ट, नीडोसाइट या स्टिंगिंग सेल, तीन नाम दिया हमने सेल के लिए। ठीक है, और एक सेल है तो उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल होगा, जो बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे। तो आप इस नेमेटोसिस को एक ऑर्गेनेल कहिएगा, या इसी को आप स्टिंगिंग अपरेटस कहिएगा। ठीक है, इस तरह का नाम दीजिएगा। इसी को स्टिंगिंग कैप्सूल कहिएगा, बट इसे गलती से सेल नहीं कहेंगे आप। ठीक है, सेल ये है, ये इसका एक ऑर्गेनेल है, ये स्ट्रक्चर है। तो कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर देखो, एक सेल है तो इसमें साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस दिखा दिया, बाकी बात अभी थोड़ी देर में करते हैं। तो ये कैप्सूल है, रेड कलर का हमने दिखाया इसके अंदर। ठीक है, जो कैप्सूल है, उस कैप्सूल के अंदर एक छोटा सा बट और क्वाइल्ड थ्रेड पाया जाता है। ठीक, यहाँ स्टिमुलस मिला, तो जैसे स्टिमुलस मिला, देखिए तो इसके ऊपर ऐसे लिड है, लिड किनारे हो गया, देखो लिड किनारे हो गया, और इसके अंदर जो बट और एक क्वाइल्ड थ्रेड था, ऐसे उलट के बाहर गया। समझो, जैसे शर्ट की आस्तीन हम उलट के बाहर निकाल दें तो अंदर जो इंटरलॉक वाला पोर्शन है, सिलाई वाला पोर्शन हमको ऊपर दिखने लगेगा। ऐसे देखो, इधर यूँ ऐसे उलट के बाहर जाता है, यूँ। तो जब उलट के बाहर आता है तो इस प्रोसेस को इवर्जन कर देते हैं, जिससे हमने इवर्टेड थ्रेड कहा है। यहाँ थ्रेड क्वाइल्ड कंडीशन में होगा, और इसी क्वाइल्ड थ्रेड को बाहर निकाल देना, यही डिस्चार्जिंग है। डिस्चार्जिंग पर पुराना सवाल है, सुन लो ध्यान से, कि डिस्चार्जिंग के लिए मैकेनिकल स्टिमुलस जरूरी है। हालांकि मैकेनिकल स्टिमुलस सफिशिएंट नहीं है, कुछ केमिकल स्टिमुलस भी चाहिए, जो इस सेल के अंदर, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, उससे इससे मिलता है। अच्छा, जब ये डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो अब ये निमेटोसिस भी कई तरह का होता है, इसमें कई टाइप के निमेटोसिस रिपोर्टेड हैं। उसमें कुछ निमेटोसिस ऐसे हैं
जिसके अंदर इसी स्टिंगिंग कैप्सूल की बात हो रही है, इसी कैप्सूल के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल पाया जाता है, इसी के अंदर होगा, उसका नाम होता है नाम देख के आप पकड़िएगा, हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नो प्लस टॉक्सिन है तो टॉक्सिक, लेकिन ये हिप्नोटाइज करने का काम करता है। तो हिप्नोटाइज करना का मतलब, हिंदी का आसान सा मतलब होता है वशीकरण करना, अपने वश में करना, ठीक है। तो दरअसल इस केमिकल को तब ये छोड़ता है जब किसी शिकार को अपने बस में करना होता है। ऐसे तो बहुत सारे काम इसके चलते रहते हैं, लेकिन जब इसका जो भागता हुआ शिकार है, मोटाइल प्रे है, जब वो उसे अपने बस में करना होता है, उसे मूर्छित करना होता है, तो हिप्नोटॉक्सिन इसके अंदर रिलीज कर देता है, ठीक है। इसमें एक निमेटोसिस को दागता है, जैसे बंदूक हमने दिखाया, दाग देता है और दाग करके उस शिकार को पकड़ लेता है। आपको ये भी जान के ताजुब होगा कि सिलेंटेटा के मेंबर्स फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स को पकड़ के खा लेते हैं। सोच सकते हैं भला कि सिलेंटेटा का फाइलम उससे कहीं ज़्यादा एडवांस आर्थ्रोपोडा है, तो आर्थ्रोपोडा के मेंबर को पकड़ के खा लेता है। तो आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं, पानी में तैर रहे होते हैं, जैसे कि मच्छर के लार्वा होते हैं और कई सारे एनिमल्स होते हैं, तो उनको इवन कई सारे क्रस्टेशिया के मेंबर्स होते हैं, उनके हाथ पैर, आर्थ्रोपोडा है, जॉइंटेड अपेंडेजेस होंगे, तो एक निमेटोसिस को दागता है, उसको पकड़ता है उसे, ठीक है। हम ये थोड़ा सा रफ से आपको समझाना चाहते हैं, कोशिश कीजिएगा कि जैसे कि मान लीजिए ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, तो एक निमेटोसिस को दागेगा, धागा निकलेगा, यहाँ लिपट जाएगा, दूसरा यहाँ लिपट जाएगा, तीसरा यहाँ लिपट जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक धागा निकलेगा जो स्टिंगिंग वाला काम करेगा, बस आएगा, इसको सुई लगा देगा, ठीक, सुई लगा देगा और सुई लगा के इसके अंदर हिप्नोटॉक्सिन छोड़ देगा। हिप्नोटॉक्सिन छोड़ देगा, हिप्नोटाइज हो जाएगा, मूर्छित हो गया। अब जब ये मूर्छित हो गया तो ऐसी कंडीशन में जहां सुई लगाया गया वहां घाव होगा, देखा होगा ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं 1 साल के 2 साल के, उनको कभी आप टीका उका लगवाने ले गए हों, तो एक नर्स उसका हाथ पकड़ती है, दूसरी नर्स उसका पैर पकड़ती है और तीसरी नर्स इंजेक्शन दवाई ववाई भर के रखती है, बखट से उसे चुभो देती है, ठीक है। तो जैसे वो इंजेक्शन चुभोती है, तो जब वो बाहर निकालती है तो वहाँ थोड़ा घाव हो जाता है ना, ब्लड वड रिस्क करके बाहर आने लगता है, बस यही हाल यहाँ है। इस शिकार के शरीर में घाव हो जाता है, और घाव हो जाता है, उस घाव से कुछ केमिकल निकल के पानी में फैल जाता है, और जैसे वो केमिकल निकल के पानी में फैलता है तो केमिकल इसकी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा। सिलेंटेटा के जो मेंबर्स हैं, जैसे हमने एग्जांपल हाइड्रा लिया है, उसकी बॉडी भी कांटेक्ट में आएगा, और जैसे इसके कांटेक्ट में आता है, ये जान जाता है कि शिकार पकड़ लिया गया है, मूर्छित कर दिया गया है, खाने के लिए तैयार हो जाओ, भूख लगे हुआ है, ठीक है। तो भूख लगा तो अपना मुंह खोल देता है, और उस टेंटाकल्स उस शिकार को, मतलब फूड को खींच के इसके सामने लाते हैं, और मुंह खुला हुआ, बखट से मुंह के अंदर चला गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ठीक है। जैसे रसगुल्ला मुंह में डालते हैं ना, बस ऐसे चलाया, ठीक है, अंदर आ गया, मुंह बंद कर लिया इसने, मुंह बंद कर लिया। अब इसके बाद इसमें मसल्स होती हैं, जिसके बाद इससे कॉन्ट्रैक्शन करता है और या करके इसके अंदर टहलने लगा। कहाँ? इसी सिलेंट्रॉन में, इसी के अंदर ये घूमने लगा। कहा था ना वेस्कुलर, इसके अंदर वाटरी फ्लूइड भरा होता है, इसके अंदर ये घूमने लगा, ठीक है, घूमने लगा, बस उसने एंजाइम छोड़ दिया, इसी के अंदर डाइजेशन होने लगा। आप ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहे हैं कि इसमें जो डाइजेशन की एक्टिविटी है वो 2 तरह से, पहले है एक्स्ट्रा सेलुलर, फिर है इंट्रासेलुलर। याद रखिएगा, पॉरीफेरा के केस में सिर्फ इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सिर्फ सेल के अंदर, ठीक। यहां डाइजेशन 2 तरह से, एक्स्ट्रासेलुलर भी है, इंट्रासेलुलर भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर भी, इंट्रासेलुलर भी। फिर सवाल पूछा गया कि पहले कौन सा, तो पहले इस कैविटी में हो रहा ना, तो ये एक्स्ट्रासेलुलर हो गया। फिर उसके बाद कुछ सेल्स होती हैं
जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड को ले लेती हैं और फाइनल डाइजेशन करती हैं। तो डाइजेशन पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फिर इंट्रासेलुलर, दो तरह का डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर कैविटी के अंदर और फिर सेल्स होती हैं जिसका जिक्र एनसीईआरटी में ज़्यादा नहीं है तो हम आगे नहीं जाते हैं। ठीक है, अब आप फिर सोचेंगे कि ये बनाने की क्या ज़रूरत, बंदूक बनाने की क्या ज़रूरत, बंदूक तो हमने देखी हुई है। तो भैया बंदूक बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि इसके पास बंदूक भी बड़ी एडवांस है। ठीक है, एक बंदूक का इस्तेमाल एक बार करता है। आपने जो बंदूक देखी होगी उसमें एक बंदूक में एक गोली दागने के बाद फिर गोली फिट करते हैं, फिर वो दग जाता है, फिर दूसरी गोली फिट करते हैं। तो बड़ा एडवांस है। ये एक बंदूक दागने के बाद बंदूक फेंक देता है, ठीक है, फिर दूसरी बंदूक ले लेता है, फिर फेंक देता है, फिर तीसरी बंदूक ले लेता है। यानी इसकी बॉडी में ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जो लगातार इस सेल का फॉर्मेशन करती रहें। इसके लिए ऐसी सेल्स की जरूरत है जिनमें टोटीपोटेंसी का कैरेक्टर, ठीक है। तो सिलेंटेड्स की बॉडी में एक बड़े इंपॉर्टेंट किस्म की टोटीपोटेंट सेल पाई जाती है जिससे हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। हिंदी मीडियम वाले इसे अंतराली कोशिका के नाम से पढ़ के आए होंगे, ठीक है। यही इसकी टोटीपोटेंट सेल्स है। तो इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इस सेल को हम टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। यही नाम जान के आप रहने दीजिए, ठीक है। हालांकि इसे टोटीपोटेंट के बजाय अगर हम इसे प्लूरीपोटेंट कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि मल्टीपोटेंट सेल भी एक सेल होती है। तो कई सारे टर्मिनोलॉजी है, लेकिन आपके लेवल पर, नीट के लेवल पर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, तो हम आपको बिला वजह इस झगड़े में नहीं उलझाना चाहते हैं। टोटीपोटेंट ही लिखा रहता है किताबों में, आप वहीं जान के चुप हो जाइए। टर्म होते हैं, हो सकता है कहीं गाइड का क्वेश्चन करते समय आप टकराए आपको कि टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट और मल्टीपोटेंट, ये तीन टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो बस इतना ही जानिए आप कि टोटीपोटेंट सेल से कहा जाता है और ये इसे रिप्लेस कर देती है, ठीक है। तो इस तरह से एक नेमेटोसिस का फिगर था। हम एक काम करते हैं, जरा एनसीईआरटी का फिगर हम बोर्ड पर डिस्प्ले कर देते हैं, जिसमें हम नीडोब्लास्ट सेल का फिगर और एनसीईआरटी के में अरुलिया का फिगर दिया है, एडम्सिया का फिगर दिया, सब एक साथ डिस्प्ले कर देते हैं। फिर जरूरत पड़ेगी बात भी करते रहेंगे, जरा देखिएगा। हम आते हैं फिर टॉपिक पर। फिगर आपने देख लिया, तो उसमें हमने कुछ लेवलिंग की है, एनसीईआरटी में नाम नहीं लिखा हुआ है। तो अनडिस्टर्ब कंडीशन लेवलिंग की हमने, इसमें लेसो दिखाया, क्वाइल थ्रेड जो एनसीईआरटी के फिगर में भी आपको दिख रहा है, एक क्वाइल थ्रेड होता है जो इस नेमेटोसिस को इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट रखता है। मतलब इस ऑर्गेनेल को इससे कनेक्ट रखने के लिए लेसो नामक एक क्वाइल थ्रेड होता है। सेल है तो उसका न्यूक्लियस होगा, यहाँ इसका साइटोप्लाज्म होगा, इसके ऊपर ढक्कन रखा अपर्कुलम, ये इसका ऑर्गेनेल है। बाकी ऑर्गेनेल भी होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, सारे ऑर्गेनेल नहीं होंगे, जरूरत नहीं थी इसलिए हमने नहीं बनाया। ये फिगर एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो बट और ये इवर्टेड थ्रेड ये बाहर आ गया है, ठीक है। इस बट पर ऐसे नुकीले स्ट्रक्चर होते हैं, बार्ब कह देते हैं, और भी कुछ छोटे छोटे नुकीले स्ट्रक्चर इस पर कई कतार में लगे होते हैं, ये ऐसे लगे होते हैं, जिनको हम एक नाम और दे देते हैं, उसी को बारब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये भी नाम आता है, बहुत ज्यादा अंदर हम नहीं जा रहे हैं। तो ये एक स्टिंगिंग सेल या नीडोब्लास्ट सेल का स्ट्रक्चर था, ठीक है। और हाइड्रा का रेफरेंस लिया है, तो हम फिर आगे इसकी बात करेंगे। तो डाइजेशन का अकाउंट इसका कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब डाइजेशन का अकाउंट कंप्लीट हुआ, उसमें हमें इसकी बॉडी डिस्क्राइब करने के लिए एक टर्मिनोलॉजी और इसमें आपको देनी पड़ रही है कि इसमें दो तरह की मॉर्फोलॉजी देखने को मिलती है ज्यादातर मेंबर्स में। और चूंकि दो तरह की मॉर्फोलॉजी है, इसलिए हम इसे डाईमॉर्फिक कह देते हैं। मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजी, डाई माने दो, तो दो तरह की मॉर्फोलॉजी। इस दो तरह की मॉर्फोलॉजी को हम जरा डिस्क्राइब कर रहे हैं, समझिएगा। एक मॉर्फोलॉजी में बॉडी ब्रांच होती है और ट्री लाइक होती है। तो जो ब्रांच ट्री लाइक बॉडी है उससे हम कह देते हैं पॉलिप। और दूसरी मॉर्फोलॉजी में बॉडी
अम्ब्रेला लाइक होती है या तश्तरी के आकार की होती है, जिससे हम कह देते हैं मेडुसा, इडोमॉर्फोलॉजी। इसमें बॉडी ब्रांच ट्री लाइक जैसे ये बनाया हमने, ठीक है। और जो मेडुसा फेज है बॉडी, जो अभी आपने फिगर देखा था अरुलिया का, हम यहाँ एक रफ बना देते हैं, ऐसे होता है, ये ऐसे होता है अरुलिया का। यहाँ इसके आर्म्स वगैरह हैं, चूंकि फिगर एनसीईआरटी का एक आपके पास आ गया, आपके बुक हमेशा लेके बैठिए साथ में, पूरा नहीं बना रहे, ठीक है। तो इस फॉर्म में बॉडी, ये अरुलिया का जो फिगर दिया गया है ये मेडुसा है। अम्ब्रेला लाइक होगी, छाता खोल के हाथ में ले ले, या सासर शेप होगी, तश्तरी के आकार की, इसे तश्तरी रख दें, ठीक है। बॉडी ब्रांच ट्री लाइक होगी, पॉलिप कह देते हैं। पॉलिप होगी, बॉडी सेसाइल होगी, इसमें बॉडी फ्री स्विमिंग होगी। फ्री स्विमिंग में अरुलिया का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिया गया है। पॉलिप फेज में हाइड्रा का एग्जाम्पल लिया गया है, एडम्सिया का एग्जाम्पल लिया, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसमें पॉलिप फेज में जो 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिए गए हैं, दरअसल उनकी बॉडी सिर्फ पॉलिप फेज में पाई जाती है, ठीक है। और मेडुसा फेज में जो अरुलिया का एग्जाम्पल लिया गया, उसमें बॉडी सिर्फ इसी फेज में, यानी मेडुसा फेज में पाई जाती है, उससे पॉलिप एब्सेंट होता है, ठीक है। अब यही एक बात ये भी है कि हमने फिर एक टर्मिनोलॉजी लिखी, मेटाजेनेसिस, ठीक है। तो दरअसल ये एक टर्मिनोलॉजी ऐसी है कि जिसमें बॉडी पॉलिप से मेडुसा में बदल जाती है और मेडुसा से पॉलिप में बदल जाती है, तो बॉडी एक दूसरे में अल्टरनेट करती है। देखिए, पॉलिप से मेडुसा बना, अब मेडुसा से फिर पॉलिप बना, तो बॉडी अल्टरनेट करती रहती है। ध्यान रखने की बात यहां ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों ही डिप्लॉयड होते हैं। पॉलिप फेज भी डिप्लॉयड है, 2n है, और मेडुसा फेज भी डिप्लॉयड है, 2n है। तो जब 2 डिप्लॉयड फेजेस के बीच अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, तो इसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म एनसीईआरटी का है, दिस इज मेटाजेनेसिस। कई गाइड बुक में इसके डेफिनेशन में उन्होंने गलती कर दिया है, फिर बोल दे रहे हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, आपको याद है ना, आपने प्लांट किंगडम में पढ़ा है, ठीक है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में आप ये पढ़ते हैं कि स्पोरोफिटिक जनरेशन से गैमेटोफिटिक जनरेशन, और गैमेटोफिटिक से फिर स्पोरोफिटिक जनरेशन। वहां आप याद करिएगा, आपको ये बात अच्छे से वहां मिलेगा प्लांट किंगडम में, कि एक हैप्लॉयड है, दूसरा डिप्लॉयड है, ठीक है। हम ये बात नहीं बोल रहे हैं, हम जो बात बोल रहे हैं कि पॉलिप और मेडुसा दोनों डिप्लॉयड हैं। तो जब 2 डिप्लॉयड फेजेस के बीच अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो, तो इसके लिए टर्म मेटाजेनेसिस। और बड़ा पॉपुलर एग्जांपल इसका ओविलिया है। इन ओविलिया में बॉडी पॉलिप में भी है, मेडुसा में भी है, और पॉलिप में बॉडी ब्रांच ट्री लाइक है, उसमें बडिंग होती है, और बडिंग के बाद, बडिंग मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेडुसा बनाया गया। मेडुसा में बॉडी ऐसी होगी, इस बॉडी पर गोनाड्स पाए जाएंगे, चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि टिश्यू तो बन गया ना, तो गोनाड एक टिश्यू है, ठीक है। तो गोनाड पाए जाएंगे, गोनाड से गैमीट बनाए जाएंगे, गैमीट पानी में छोड़ दिए जाएंगे, पानी में ही फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद तो जाइगोट ही बनता है ना। लार्वा बनाया जाएगा, लार्वा बड़े इंपॉर्टेंट टाइप के यहाँ पर हैं, ठीक है, जिसमें आपको 2-3 लार्वा पॉपुलर हैं, जैसे हमने पोरेफेरम भी लार्वा बताया था, ठीक है। इफायरा लार्वा यहाँ कॉमन है, स्काइफिस्टोमा लार्वा कॉमन है। तो ज़्यादा हम उसकी गहराई में नहीं जा रहे हैं कि हम लाइफ साइकिल आपको पढ़ाने लगे। तो मेडुसा फेज है, तो मेडुसा फेज में चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉलिप फेज इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी पॉलिप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेडुसा बनाएगा, मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके लार्वा बनाएगा, और लार्वा के बाद इससे पॉलिप बनेगा। इस तरह से बॉडी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करती रहती है। तो डाइमॉर्फिक और मेटाजेनेसिस हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम एक और बात यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं। वो बात यह है कि जो पॉलिप फेज के इंडिविजुअल्स हैं, उनकी बॉडी जनरली, ये पॉलिप फेज के इंडिविजुअल हो, ऐसे समझिए कि सब्स्ट्रेटम पे अटैच होंगे। तो जहां सब्स्ट्रेटम पे अटैच होंगे, वहीं अपनी बॉडी से कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं चारों तरफ, मतलब हम कह सकते हैं एक्सोस्केलेटन बनाते हैं चारों तरफ। ये इस एक्सोस्केलेटन को ही हम टेक्निकल टर्म दे देते हैं, इसी को कह देते हैं कोरल।
यानी कोरल क्या है, तो कैल्केरियस नेचर का स्केलेटन एनसीईआरटी में लिखा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि एक्सोस्केलेटन है। स्केलेटन जैसे कि हमने पॉरीफेरम भी तो पढ़ा था, याद करिए। पॉरीफेरा में स्केलेटन का नाम आया था, तो वहां आपने कहा था स्पिक्यूल होगा, स्पॉन्जिन फाइबर होगा, ऐसी चीजें। तो स्केलेटन बनाया गया, ये कोरल है। अच्छा, तो जो कोरल नाम का स्केलेटन बनाया गया, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, मिलियंस इन नंबर, एक दो नहीं। समुद्र में ध्यान रखिएगा कि कोरल बनाने वाले जो मेंबर है वो सब समुद्र में है, ठीक है। तो समुद्र में मिलियंस ऑफ मेंबर्स इकट्ठा हो गए, ठीक है, और ऐसे स्केलेटन बनाने लगे। एक ने बनाया, दूसरे ने बनाया, तीसरे ने बनाया। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब पत्थर, तो उस पत्थर की बड़ी सी चट्टान बन गई। अब आप सोचेंगे साहब आप जो बात बता रहे हैं उसमें इसका क्या होगा? अरे भैया, जब चारों तरफ से कैल्शियम कार्बोनेट आ गया तो ये यहीं पर इसकी मौत हो जाएगी और बॉडी इसके टिके होकर खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से कैल्केरियस स्केलेटन का एक एग्रीगेशन हो जाएगा, और वही एग्रीगेशन थोड़े समय के बाद उस समुद्र के पानी में बड़ी सी चट्टान बना लेता है, जिससे हम कोरल रीफ कह देते हैं, बड़ा पॉपुलर टर्म। यानी कोरल क्या है, तो कैल्केरियस स्केलेटन है, जो निडेरिया के मेंबर्स, सीलेंटेटा के मेंबर्स के द्वारा बनाया जाता है। फिर आपसे पूछा जाए कोरल रीफ क्या है, तो कोरल रीफ एक बहुत बड़ी सी चट्टान है जो इस कोरल के एग्रीगेशन से बनाई गई। अब कोरल रीफ पर कई सारी आपको जनरल अवेयरनेस की बातें मालूम होंगी, फिर भी हम बताते हैं आपको। जैसे लक्षद्वीप है, आपको जान के ताज्जुब होगा कि लक्षद्वीप भी एक कोरल रीफ है, और 30 से ज़्यादा छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उनको मिला करके लक्षद्वीप है। केरला के साइड पर, यानी केरला के पश्चिम साइड पर, वेस्ट साइड पर, हमको अगर आप मैप लेके बैठेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा जो कोरल रीफ है। ऐसे ही यूएसए के ऊपर अगर हम देखते हैं तो यूएसए के साइड में, यूरोप के बगल में, तो वहाँ हवाईयन द्वीप हमें देखने को मिलता है। यानी पूरी दुनिया में बहुत सारे कोरल रीफ हैं। और एक कोरल रीफ का नाम आपको बताएं हम, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, ठीक है। तो जब इतनी बात हो गई है तो हमें एक इम्पॉर्टेंट बात यहीं और डिस्कस कर लेना जरूरी बनता है कि टाइप्स ऑफ कोरल रीफ, ठीक है। इसके अगर हम टाइप पर जाएं तो हम इससे कुल 3 टाइप में बांट देते हैं। थोड़ा सा जरूरत है हमें। एक को नाम दे देते हैं फ्रिंगिंग रीफ, दूसरे को नाम दे देते हैं बैरियर रीफ, और तीसरे को नाम दे देते हैं एटॉल। यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमने नाम लिया है। फ्रिंगिंग रीफ समुद्र के किनारे शैलो वाटर, छिछले पानी में बनता है। बैरियर रीफ गहरे पानी में बनता है, जैसे हमने आपको बताया था ना, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, जीके की किताबों में आपको मिलता है। पुराना क्वेश्चन भी हालांकि मेडिकल की कंपटीशन का रहा है। एटॉल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने लक्षद्वीप का बताया, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझिएगा, हम यही ब्रीफ करते हैं। एटॉल टाइप की जो कोरल रीफ है वो छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे बनी होती है। कई बार ये टुकड़े आपस में इतने कनेक्टेड होते हैं कि बीच का पानी नहीं आ जा पाता है, ठीक है। कई बार टुकड़े दूर दूर होते हैं तो पानी आ जा सकता है। अब इसके सेंटर में जो पानी इकट्ठा हो जाता है, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड लेगून। जब आपको हम इकोलॉजी पढ़ा रहे होंगे तो वहां आपसे बात होगी कि सैलिनिटी की, वाटर के सैलिनिटी की, तो आपको वहां ध्यान आएगा, एनसीईआरटी वाला लिखता है कि लेगून की सैलिनिटी, ठीक है। तो लेगून क्या है, आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि एक तरह का कोरल रीफ एटॉल जो छोटे छोटे पीसेस से मिलकर बना होता है, और एक चेन ऑफ आइलैंड्स है, इसके बीच में पानी इकट्ठा हो गया तो यहाँ इसका खारापन बढ़ता जाता है, सैलिनिटी बढ़ती जाती है, तो इसी को हाइपर सैलाइन लेगून करके नाम लिया गया है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हम समझते हैं कि कोरल रीफ की बात यहाँ कंप्लीट हुई, टाइप्स ऑफ कोरल रीफ में। अब कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लिए जाएं सीलेंटेटा के, जो आपके एनसीईआरटी किताब में दिए गए हैं, हम उनकी बात करना चाहते हैं। उन एग्जाम्पल्स से पहला एग्जाम्पल है फाइसेलिया। पहला एग्जाम्पल हमारा फाइसेलिया, ठीक है। आप एनसीईआरटी किताब में सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, ठीक है। फाइसेलिया की बात करें तो इससे हमने कहा है पुर्तगूज मैन ऑफ वार। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुर्तगूज माने पुर्तगाल, ठीक है। तो दरअसल पुर्तगालियों और अंग्रेजों की लड़ाई बड़ी मशहूर है इतिहास की किताब में,
हम अर्थ क्लास लेवल 10th क्लास लेवल की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने काम ये किया कि उन्होंने पनडुब्बी का आविष्कार किया, यानी एक ऐसा डिवाइस बनाया कि जो पानी में डूब जाए और जब चाहे तो ऊपर आ जाए, और उसमें सिपाही बैठे होते थे, सोल्जर्स होते थे नेवी के, और वो लड़ाई लड़ते थे समुद्र में, ठीक है। तो उसी तरह का एनिमल है कि इस एनिमल में, अगर इस एनिमल की हम बात करें, डिटेल नहीं है सिलेबस में इसलिए हम बहुत आगे नहीं ले जाना चाहते हैं आपको बिला वजह। इस एनिमल की बात करें तो इसमें इस तरह का एक ब्लैडर होता है जिसमें हवा भरी रहती है, जिसे कह देते हैं न्यूमेटोफोर, ठीक है। न्यूमा माने एयर, और जब इससे हवा निकाल देता है तो पानी डूब जाता है, और फिर गैस सेंसाइजिंग ग्लैंड होती है इसमें, और फिर हवा बना लेता, मतलब गैस बना लेता, पानी में तैरने लगता है, ठीक है। तो ये बड़ी खास बात है इसकी, सिलेंटेटा का मेंबर है और बड़ा खतरनाक है। खतरनाक इस मामले में है, आप याद कीजिएगा हमने कहा था निडेरियंस में जो स्टिंगिंग सेल्स है इसके अंदर से एक टॉक्सिक केमिकल रिलीज कराया जाता है, हिप्नोटॉक्सिन ना, तो ये न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है। जिस एनिमल के ऊपर ये केमिकल छोड़ देता पूरा नर्वस सिस्टम पैरालाइज हो जाता है, वो मर जाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का हो गया, दिस इज फाइसीडिया, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, अरुलिया। ध्यान रखिएगा, मछली मिलना शुरू हो गई, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, विच आर द ट्रू फिश नॉट ट्रू फिश, तो ये फिश नहीं है, ये तो एक सिलेंटेट है, ठीक है। अरुलिया इसे जेली फिश कह देते हैं। जेली नाम इसलिए लिया गया क्योंकि इसका मीजोग्लिया जेली लाइक होता है, बहुत सॉफ्ट किस्म का, तो इसे जेली फिश कह देते हैं। अरुलिया को समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। तीसरा नाम लिया हमने मेंड्रेना। मेंड्रेना को ब्रेन कोरल कह देते हैं। दरअसल इसकी बॉडी की बात करें, मेंड्रेना की बॉडी की बात करें तो जैसे ब्रेन होता है, यानी और आसान करें हम, जैसे अखरोट होता है ऐसे, तो इस तरह से इसकी बॉडी होती है, ब्रेन शेप। तो और कोरल है, कोरल आप समझी गए कि कैलकेरिया से स्केलेटन बनाता है, तो ब्रेन कोरल कह देते हैं। एक नाम हमने लिया और, जिससे हमने कहा कोरेलियम, बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोरेलियम को रेड कोरल कह देते हैं। कोरेलियम की बहुत सारी स्पेसीज हैं जिनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि कोरेलियम रूब्रम है तो जो कि रेड कलर का होता है, इसके अलावा न्यूबुलम है, कई सारी स्पेसीज हैं जिस पर हमें आगे नहीं जाने की ज़रूरत महसूस होती है। बस आप ध्यान रखिएगा, कोरेलियम को रेड कोरल कह देते हैं, या इसी को मूंगा कह देते हैं। मूंगे की चट्टान का नाम सुना होगा, मूंगे की अंगूठी का नाम सुना होगा, मूंगे का लॉकेट सुना होगा आपने, ठीक है। और चूंकि अंगूठी पहनी जाती है, लॉकेट पहना जाता है, इसलिए हम इसी को एक नाम और दे देते हैं, हम इसी को बोल देते हैं ऑर्नामेंटल कोरल। ऑर्नामेंट में इस्तेमाल होता है इसलिए हम इसे ऑर्नामेंटल कोरल कह देते हैं, मूंगा कह देते हैं, रेड कोरल कह देते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और नाम आया एडम्सिया, ठीक है, एनसीईआरटी में नाम ये सब आ गए हैं। एडम्सिया, इसको सी एनीमोन कह देते हैं। जब आपको इकोलॉजी पढ़ा रहेंगे तो हम फिर इसका नाम लेंगे कि ये हर्मिट क्रैब है, उसके साथ रहता है, और इसका जो टेंटेकल है यानी इसकी जो स्टिंगिंग सेल है ये इसकी रक्षा करती है, आगे हम बात करेंगे। एडम्सिया को सी एनीमोन कह देते हैं, ठीक है। और देखिए पेनाटुला को सी पेन कह देते हैं, यानी जैसे हमारा पेन ऐसे इसकी बॉडी, वो समुद्र में रहता है तो सी पेन कह देते हैं, ठीक है। जियार्जिया को सी फैन कह देते हैं। फैन मतलब ये पंखा नहीं जो यहाँ हमारा है, ठीक है, पुराने जमाने वाला पंखा जो गांव में इस्तेमाल होता है, इस तरह का, ये इस तरह की बॉडी होती है। वो बांस वाला पंखा देखा ना, तो फैन शेप बॉडी होती है, जिसे सी फैन कह देते हैं। और एक सिंपल सा नाम हाइड्रा है, जो फ्रेश वाटर एनिमल, ध्यान रखिएगा, बाकी सब मेरीन वाटर थे। हाइड्रा अकेला मेंबर जो हमने एग्जाम्पल में आपको बताया फ्रेश वाटर, बाकी सारे सिलेंटेड जो हमने एग्जाम्पल में लिए हैं सब मेरीन वाटर वाले हैं। तो इस तरह से फाइलम सिलेंटेटा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट फाइलम इसके बाद टेकअप करेंगे, छोटा सा फाइलम है टीनोफोरा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। पढ़िए, थैंक यू बेटा।